पर यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं आ रहा, तो हाँ ओके। So today we'll see myocardial infarction. Myocardial infarction को हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। जो सडन हमें अटैक आता है हार्ट का उसको बोलते हैं इंफाक्शन। मायोकार्डियल इंफाक्शन कब होता है या हार्ट अटैक हमें कब होता है? जब हमारा जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट में वो ब्लॉक हो जाता है। जब हमारा ब्लड फ्लो जो है हार्ट पे नहीं जाता, वो किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, देन दैट condition we will know it as myocardial infarction. इसमें क्या होता है, जो ब्लॉकेज किसकी वजह से होती है? जो हमारी आर्टरीज होती है वहां पे या तो प्लेक की फॉर्मेशन हो जाती है या हमारा फैट कोलेस्ट्रॉल की बिल्डअप हो जाती है या फिर कुछ और सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो वहां पे हमारी आर्टरीज में अकोमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और हमारे हार्ट तक जो है ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। So heart attack is also known as myocardial infarction और ये कब होता है? It occurs when the flow of blood to the heart is blocked. It may be due to buildup of fat, cholesterol और other substances। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारी आर्टरीज में जो प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो पूरा ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है और उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक, एकदम से सडन हार्ट अटैक आ जाता है। Sometimes a plaque can rupture and form a clot that blocks blood flow. The interrupted blood flow can damage or destroy part of the heart muscle. So sometimes क्या होता है? हेलो मैम, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी मैम, आपने मैम ये हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में मैम डिफरेंस क्या होता है? जी, हार्ट फेलियर में सबसे पहले हमारी जो इफेक्ट होती है वो हमारी हार्ट की मसल्स इफेक्ट होती हैं। उसके बाद जो प्लेक फॉर्मेशन होना वहाँ पे शुरू होता है। पर जब हमारा हार्ट अटैक की बात आती है तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना वो सडन रुक जाता है। वो किसी की मतलब हमारे उसमें बॉडी में या हार्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो फैट या हो जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो आगे पहुंच ही नहीं पाता। और हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं पहले वो वीकन्ड होंगी, उसको डैमेज होगा, उसके बाद हमारा जो है वो हार्ट फेल होता है। अंडरस्टूड। और जब हमारा इसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है तो ये भी हमारी हार्ट मसल्स को ही डिस्ट्रॉय करता है, बट इट विल टेक टाइम। और हार्ट अटैक जो होता है वो सडन होता है बिकॉज वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो ही आगे नहीं जा रहा और हमारे हार्ट को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो एकदम से सडन होता है। और हार्ट फेलियर में धीरे 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 जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं वो वीकन्ड या फिर वो डैमेज हो जाती है। अंडरस्टूड? यस मैम, थैंक यू मैम। Okay, so next comes to what are the causes? Causes हमारे मायोकार्डियल इंफाक्शन के क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज द एज। ऐसे बोलते हैं कि मायोकार्डियल इंफाक्शन जो है वो क्या है, फैट डिपोजिशन की वजह से होता है। तो वो मैन एज 45 और ओल्डर एंड वुमेन एज 55 और ओल्डर आर मोर लाइकली टू हैव अ हार्ट अटैक। तो जो लोग, जो मेंस हैं अगर उनकी एज 45 से ज़्यादा होगी और जो वुमेन है जिनकी एज 55 से ज़्यादा होगी उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन होने के। ऐसा क्यों? बिकॉज तुम्हें पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, हमारी फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स बॉडी में होने शुरू हो जाती हैं। तो उस वजह से जो 45 ईयर्स से ज़्यादा मेंस होंगे उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं और वुमेन में 55 ईयर्स से अबव जो वुमेन होगी उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कम्स टू स्मोकिंग और टोबैको यूज। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में स्मोकिंग करते हैं और इवन द सेकेंड हैंड स्मोकर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन होने के। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अगर प्रोलोंगर टाइम से कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट को क्या है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाए। बिकॉज हाइपरटेंशन होगा तो हमारी बॉडी जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होना होगा हमारी बॉडी में, जितनी उसको नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, वो और ज़्यादा हाइपर हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी आर्टरीज जो है वो डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल।
तो अगर हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मतलब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल इज लेस देन 200 mg पर DL, अगर उससे ज्यादा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है या ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है कोलेस्ट्रॉल में, तो उससे क्या होता है, हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, इट मीन्स हमारी बॉडी में जो फैट डिपोजिशन होने बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, और फैट डिपोजिशन होगा तो हमारा ब्लड फ्लो जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू ओबेसिटी। अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीस है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसका वेट कम नहीं हो रहा है, या वो फिजिकल इनएक्टिव है, एक्टिविटी नहीं करता है, तो देयर मे बी चांसेस कि उसकी वजह से उसको क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, तो डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली, जो इंसुलिन होता है हमारे पेनक्रियास से प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें फॉर अ प्रोलॉन्गर टाइम, तो देयर मे बी चांसेस कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाए। देन नेक्स्ट कम्स टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लाइक कोई भी ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, या हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन। जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होंगे उनको ज्यादा चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन। जो नॉर्मल होता है, जिनको कोई भी डिजीज नहीं होता, तो उनको ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कम्स टू फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक। अगर कोई फैमिली में कोई हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो देयर में भी चांसेस कि तो जीन्स के थ्रू वो क्या है, अगले जो एज वाले हैं उसमें हो सकती है, मतलब जीन्स के थ्रू ये पास हो सकता है, तो उनको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मैंने पहले ही बोला, अगर किसी का सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और वो फिजिकल इनएक्टिव है, तो चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट क्या है, फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिव नहीं रह रहा, फिजिकली एक्टिव नहीं रह रहा, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा, डेली एक्टिविटीज नहीं कर रहा, और तो उसको भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज अगर हमारी बॉडी में क्या है, अगर हम कुछ खा रहे हैं, कुछ भी इंटेक कर रहे हैं, और अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो उस चीज़ों का क्या होता है, जो इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में वो होना शुरू हो जाता है। चाहे वो कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस हो, तो उन चीज़ों का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू स्ट्रेस। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, स्ट्रेस अगर कोई लेता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, और हाइपरटेंशन होगा तो हमारी जो बॉडी है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, वही चांसेस हो जाएंगे कि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्टरीज डैमेज हो जाएंगी और पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस रहते हैं। देन आता है इलिसिट ड्रग यूज। इलिसिट ड्रग यूज में क्या होता है, जो भी ड्रग्स बहुत प्रोलॉन्गर टाइम से बिना किसी मतलब कारण के वो ड्रग्स लेते हैं, जिसको ड्रग एब्यूज भी बोलते हैं। जो वो ड्रग्स होती है ना, कोकेन, अफीम, गांजा, ऐसी वाली ड्रग्स अगर कोई ले रहा है बहुत टाइम से, तो उनकी वजह से भी क्या चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि उन चीज़ों में क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं कि वो हमारी आर्टरीज को डैमेज करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, और जब एक स्टेज आती है तो एकदम से उनका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बिल्डअप होने लग जाता है हमारे फैट का, हमारे प्लेट का, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है। देन आता है हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्पशिया। अगर किसी पेशेंट को प्री एक्लेम्पशिया है, प्री एक्लेम्पशिया क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी भी वुमन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब भी चांसेस रहते हैं कि उसको हार्ट डिजीज हो जाए। नॉट ओनली द हार्ट फेलियर, पर देयर में भी चांसेस कि उसको कोई भी हार्ट डिजीज हो सकता है। प्री एक्लेम्पशिया को हम टॉक्सीमिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होती है जब प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा
बढ़ जाता है। तो उससे भी क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वही चीजें होंगी, आर्टरीज डैमेज होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशन, अगर पेशेंट को पहले से ही कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब जैसे कि कोई भी स्किन डिजीजेस पेशेंट को पहले से ही है, डिसऑर्डर्स पहले से ही हैं, जैसे मान लो किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर किसी भी पेशेंट मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम को ओके, तो अगर किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस पहले से ही ऐसी कोई कंडीशन है, तो देयर में भी चांसेस कि उस पेशेंट को हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक मैंने पहले ही बोला ऑटो इम्यून डिसीज है, जिसमें हमें कोई भी ज्वाइंट पेन हो जाती है या हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी डैमेज आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तब भी चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाए। सिम्टम्स में इट में इंक्लूड प्रेशर, टाइटनेस, पेन, स्क्वीजिंग और एकिंग सेंसेशन इन योर चेस्ट। स्क्वीजिंग मतलब जैसे कोई निचोड़ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा तीखी शार्प पेन होने के चांसेस रहते हैं हमारी चेस्ट में। और जो हमारी चेस्ट में पेन होगा, दे में एलिवेट टू आर्म्स और नेक में चली जाएगी, जॉ में हो सकती है और हमारी बैक में भी हो सकती है। देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को नोशिया हो जाए, इंडाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट बर्न होने के चांसेस रहते हैं, एब्डोमिनल पेन पेशेंट को होती है। Then next comes to shortness of breath. Shortness of breath होने के चांसेस रहते हैं, कोल्ड स्वेट होता है पेशेंट को, फटीग होती है पेशेंट को, लाइट हेडेडनेस और सडन डिजीनेस होने शुरू हो जाता है पेशेंट को। ये सारे सिम्टम्स हैं जब पेशेंट को हार्ट अटैक आना होता है या आ रहा है, उस टाइम पे ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि कोई भी नोजिया हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, हार्ट बर्न होगा, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कोल्ड स्वेट होगा, फटीग होगा, लाइट हेडेडनेस होगा और डिजीनेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी हो सकती हैं। तो फर्स्ट इज द एरिथमिया। एरिथमिया हमारी हो सकती है। एरिथमिया इज द एबनॉर्मल रिदम्स हमारी जो है वो हो सकती हैं। वो कैसे होंगी, जब हमारी इलेक्ट्रिक हार्ट एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी वजह से जो हमारी रिदम्स हैं वो भी क्या है, डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, या तो वो रिदम्स बहुत ज्यादा फास्ट भी हो सकती है, बहुत ज्यादा स्लो भी हो सकती है, और हम उसको इरेगुलर रिदम्स भी बोल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा फास्ट होंगी तो वी विल कॉल इट एज टैकीकार्डिया, बहुत कम होंगी तो ब्रेडिकार्डिया। और एरिथमिया मतलब सिर्फ इरेगुलर रिदम्स वहां पे होगा, हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर बीट नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है हमारे हार्ट में प्रॉपरली नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। देन नेक्स्ट कम्स टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मैंने क्या बोला कि धीरे धीरे उसमें जो मसल्स होती हैं वो क्या है, वीक होने लग जाती हैं और फिर डैमेज हो जाती हैं। तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं उसमें, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन है कि ऐसा हो सकता है। देन उसमें आता है हमारा सडन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है हमारा, कार्डियक अरेस्ट में तुमने सुना होगा, अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम उसको सीपीआर भी देते हैं और ये सब भी करते हैं। सुना है कार्डियक अरेस्ट के बारे में?
ओके, तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? सडन लॉस हो जाता है हमारे ब्लड फ्लो का, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाता इफेक्टिवली, जिसको जितना उसको करना चाहिए। तो इट में इंक्लूड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और ब्रीदिंग उसमें नहीं आएगी, एबनॉर्मल हो सकती है, या फिर ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देयर आर मेनली 3 कॉम्प्लिकेशन हैपन इफ द पर्सन इज हैविंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन। फर्स्ट इज एरिथमिया हो सकता है, सेकंड इज हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू प्रिवेंशन। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसमें हम मेडिकेशन दे सकते हैं। मेडिकेशन के लिए हम क्या देंगे? जैसे पेशेंट को कोई भी अंडरलाइंग डिजीज कंडीशंस है तो उनके सिम्टम्स को हम ट्रीट करने मेडिकेशन पेशेंट को देंगे। इट में भी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। सॉरी। देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स हम पेशेंट के चेंज कर सकते हैं। हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि उसको अपनी डाइट प्रॉपर्ली लेनी है, और उसको क्या करना है, जो भी एक्सरसाइजेज अगर कर सकता है, पॉसिबल है, तो मेनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज पेशेंट को करने को बोलेंगे। नेक्स्ट उसको हम बोलेंगे, पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि अपनी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिव उसको रहना है। फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको अच्छे से करते रहना है, ताकि उसकी जो बॉडी है वो एक बैलेंस रहे, उसमें कुछ भी इम्बैलेंसेस ना, हम अपने मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू डायग्नोसिस। हम कैसे करेंगे कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है? तो इसमें व्हाट वी विल डू, विल गो फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम सबसे पहले हम अपने पेशेंट का करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या करते हैं, हम पेशेंट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो होती है हम उसको चेक करते हैं कि वेदर जो हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट में हो रही है उसको मेजर करते हैं, वो प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है, या उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। तो जब भी कभी याद रखना कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेशेंट को होता है तो उसमें एसटी एलिवेशन हमेशा पेशेंट की उसमें देखने को मिलती है। एसटी एलिवेशन, PQRST पढ़ा होगा ना, जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं तो उसमें PQRST वेव आती है। तो जब भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसी पेशेंट को हुआ है, हार्ट अटैक पेशेंट को आया है, तो उसमें हमेशा एसटी जो है वो हमें एलिवेटेड दिखेगी। तो इट्स अ साइन कि अगर हमारी एसटी बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, इट मींस कि हम पेशेंट को हो सकता है कि हार्ट अटैक आया। देन नेक्स्ट कम्स टू ब्लड टेस्ट। विल गो फॉर सर्टेन ब्लड टेस्ट, जिसमें हम सारे सीबीसी करेंगे, प्रोटीन्स को चेक करेंगे, एंजाइम्स को चेक करेंगे, कितना है क्या उसमें वो है। देन एडिशनल टेस्ट वी विल डू फॉर द पेशेंट, लाइक चेस्ट एक्सरे हम कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं। इसमें हम साउंड वेव्स के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट का, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे हार्ट के बॉल्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली ब्लड को फ्लो कर पा रहा है, पंप कर पा रहा है या नहीं। देन आता है एंजियोग्राम, कोरोनरी कैथेटराइजेशन। विल गो फॉर एंजियोग्राम। एंजियोग्राम में हम क्या करते हैं, एंजियोग्राम में हम एक्सरे यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ब्लड वेसल्स को देखते हैं। एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डाई डालते हैं, और डाई को डाल के उस कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं हमारी आर्टरीज में, ताकि हम ये देख सकें कि जो भी हमारी ब्लड वेसल्स है कहीं पे डैमेज, कोई रप्चर तो नहीं हुआ है, वो हम देखेंगे। देन विल गो फॉर सीटी स्कैन और MRI। सीटी स्कैन, और उसमें हम क्या है, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देखते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, की हमें ये पता लगाने के लिए कि कौन सी वॉल्व में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, या कौन से चैम्बर में प्रॉब्लम है, कितनी आर्टरीज डैमेज हुई है। तो वो सब ब्लॉकेज देखने के लिए विल गो फॉर सीटी स्कैन और MRI। ट्रीटमेंट में वी विल गिव द पेशेंट एस्पिरिन। एस्पिरिन क्यों देते हैं? एस्पिरिन, एज यू ऑल नो कि एस्पिरिन का क्या वो होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी हम एस्पिरिन को बोलते हैं। हम पेशेंट को अगर कोई भी पेन हो, फीवर हो या इन्फ्लामेशन हो, मेनली हम ये स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में जो है हम एस्पिरिन को जो है वो हम देते हैं। अगर किसी पेशेंट को र्यूमेटिक फीवर भी है तो उसमें भी हम दे सकते हैं, और अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है देते हैं, डेथ के रिस्क को हम क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए हम पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं।
देन विल गिव थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स को हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर भी हम बोलते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स को हम क्लॉट बस्टर भी बोलते हैं। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो मेनली हम ये पेशेंट को देते हैं जिनको स्ट्रोक आया हो ब्लड क्लॉट की वजह से, या हार्ट अटैक आया हो, मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन पेशेंट को हुआ हो, या फिर मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट को हुआ हो। तो मेनली उन चीजों में हम क्या देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस देते हैं, ताकि वहां पे जो ब्लड क्लॉट हो गया है हम उसको डिसॉल्व कर सके और उससे जो ब्लड फ्लो हमारा रुक गया है वो प्रॉपरली अपनी डायरेक्शन में जाने शुरू कर दे। देन विल गिव पेशेंट एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हम पेशेंट को क्यों देते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो हमारी ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है या हमारे जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड को, वो जब हमारी बॉडी में क्लॉट बन जाता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक होना शुरू कर देते हैं। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स हम इसीलिए देते हैं ताकि वो क्या करें, एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो और क्या करें, अच्छे से वहां पे क्या है, जो फ्लो की उनके फ्लो होने की कैपेसिटी है वो जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो एंटीप्लेटलेट्स ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, उनको स्टिक करने से रोकती हैं कि वो एक साथ स्टिक ना हो और वो एक अच्छे से वहां से क्या है, पास आउट इजिली वहां से हो जाए। अदर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन हम पेशेंट को देंगे, जिसमें हम ब्लड थिनिंग मेडिकेशन क्यों देते हैं, अगर हमारा जो ब्लड है वो हार्ड हो गया तब भी उसको क्या है, फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम ब्लड थिनर्स देते हैं ताकि हमारा ब्लड जो है वो थिन हो जाए और प्रॉपरली फ्लो जो है उसका वो वैसा ही हो जाए जैसे नॉर्मली पेशेंट को चाहिए। पेन रिलीवर्स विल गिव, क्योंकि सिम्टम्स में चेस्ट पेन भी हो सकता है, बहुत शार्प पेन होता है, तो वी विल गिव पेन रिलीवर्स टू द पेशेंट। देन विल गो फॉर नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स हम क्यों देते हैं पेशेंट को, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन भी बोलते हैं, ये हम इसीलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट को अगर कोई भी पेन हो रहा हो, मेनली हम एंजाइना में ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होती हैं ये पेशेंट को हम देती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं। ये क्या करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमारा नैरोड हो गया है तो ये क्या करेगा, उसको डायलेट कर गया अच्छे से, और जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड है वो क्या है, अच्छे से वहां से फ्लो हो जाएगा। देन विल कम टू बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारा स्ट्रेस को कम करने के लिए हम देती हैं, जो हमारे हार्ट या हमारी ब्लड वेसल्स में जो भी स्ट्रेस हो रहा होता है उसको डिक्रीज करने के लिए। जैसे मान लो कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी जो है वो हाइपर एक्टिव स्टेट में चली जाती है, तो उस स्ट्रेस को लो करने के लिए जो हमारे हार्ट या हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर लग रहा है उसको लो करने के लिए वी विल गिव बीटा ब्लॉकर्स टू द पेशेंट। देन विल गिव ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स हम क्यों देते हैं पेशेंट को, ताकि ये क्या करता है, हमारी एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर साइड में आ जाता है, और जो हमारा हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेस पड़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। नेक्स्ट कम्स टू स्टैटिन्स। हम पेशेंट को स्टैटिन्स भी देते हैं। स्टैटिन्स क्या होता है, ये एक ऐसी ड्रग होती है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं। अगर ऑटोमेटिकली अगर हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो उससे क्या होगा, हम हार्ट अटैक होने से या स्ट्रोक होने से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। तो स्टैटिन ऐसे होते हैं, दे विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इवन डेथ फ्रॉम द हार्ट डिजीज। मेनली 25% to 35% ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर हम पेशेंट को स्टैटिन दे दें तो उससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर डेथ को हम होने से बचा सकते हैं। So next we will go for coronary angioplasty और स्टंटिंग। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी शायद हम लास्ट टाइम भी यही पढ़ रहे थे। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग में हम क्या करते हैं, वही कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वही है। इसमें हम क्या करते हैं, ये परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी हम इसको बोल सकते हैं।
और इसमें क्या करते हैं हम, वही है कैथेटर डाल के उसमें, जहाँ पे या तो ग्रोइन से डालते हैं या आर्म से डालते हैं हमारे हार्ट में, जो हमारी ब्लॉक्ड आर्टरी होती है वहाँ पे, और फिर हम उसको क्या करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा उसको जो कैथेटर होता है उसके बलून को इन्फ्लेट करके फिर वहाँ पे हम जो स्टंट्स अगर हमें डालने हैं जहाँ पे ब्लॉकेज है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं स्टंट की प्लेसमेंट हम वहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट विल कम टू कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास ग्राफ्टिंग में क्या होता है तुम्हें पता है? बाईपास ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज होगी है वहां पे हम क्या करेंगे, एक नया रास्ता बना के उससे क्या करेंगे, जो ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी होगी वहां पे क्या करेंगे, ग्राफ्टेड आर्टरी और वेन वहां पे डालेंगे, जिसकी वजह से जो ब्लॉक पोर्शन होगा वो वैसे ही रह जाएगा और नया पैसेज एक बना देंगे, जहां से क्या है जो सारा फ्लो है ब्लड का वो वहां से आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर किसी रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो वहां पे क्या करते हैं, वहां से एक नया बाईपास रोड बना देते हैं, तो ट्रैफिक वाले रास्ते में ना जाके लोग क्या है बाईपास से चले जाते हैं जहाँ उनको ट्रैफिक नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है बाईपास में कि वहां पे क्या करते हैं एक नया पैसेज बना देते हैं कि जो चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है वो ऑब्स्ट्रक्ट ही रहे, वहां से एक नया पैसेज बना के वहां से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो वहां से हमारी हार्ट मसल्स तक पहुंच जाए, जिससे हमारा हार्ट जो है वो पंप करना शुरू कर दे। So only 2 surgeries we will do for the patient if he or she is having myocardial infarction. First is coronary angioplasty and stenting, and second one is the coronary artery bypass surgery. नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज। लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज हम पेशेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वी विल टेल द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग। अगर वो स्मोकिंग करता है तो वी हैव टू टेल और वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट कि वो अपनी स्मोकिंग वाली हैबिट को क्विट कर दे। अगर वो क्विट नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे और डिजीज कंडीशन होने के, और उससे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशंस भी पेशेंट को हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो भी अगर पेशेंट को ऐसी कोई मायोकार्डियल इंफेक्शन वाली स्टेज है तो वी विल टेल द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन जो उसके ब्लड प्रेशर को लो कर सके, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर सके। अगर हम उन चीजों को ट्रीट कर लेते हैं तो उससे क्या है 25 to 35% चांसेस हम रिड्यूस कर सकते हैं कि हमें हमें मायोकार्डियल इंफेक्शन ना हो। देन नेक्स्ट कम्स टू हमारा आता है गेट रेगुलर मेडिकल चेकअप। डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए वी हैव टू गो कि जो भी अगर हमें लगता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी साइंस ऐसे आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ रही है तो हमें अच्छे से अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना है। एक्सरसाइज, हमें पेशेंट को एनकरेज करना है टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेज इफ पॉसिबल फॉर द पेशेंट। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइजेस करता है तो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव हार्ट मसल फंक्शन ऑफ द पेशेंट, जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेंटेन अ हेल्दी वेट, हमें पेशेंट को बोलना है कि हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है। कैसे करके रखना है उसको बोलना है अच्छे से अपनी डाइट ले, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो अच्छे से मेंटेन रहे। अगर वेट मेंटेन रहेगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ऑटोमेटिकली नॉर्मल की तरफ आने लगेगा। ईट अ हार्ट हेल्दी डाइट, उसको हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेने को बोलना है। मैनेज डायबिटीज, अगर उसको डायबिटीज है तो एंटी डायबिटिक और इंसुलिन जो भी मेडिकेशन है उसको लेने को बोलना है। रेगुलर एक्सरसाइजेस के लिए हम बोल सकते हैं अगर पेशेंट को स्ट्रेस है तो उसको स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बोलना है। उसको हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्शनल थेरेपीज बोल सकते हैं, जैसे कि उसको बोल सकते हैं मैगजीन्स ले लो या अपने घर में किसी भी एक्टिविटीज जो हो रही हैं अपनी सोसाइटीज में, अपनी सराउंडिंग्स में, हम उसको इन्वॉल्व होने को बोल सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू अवॉइड और लिमिट अल्कोहल। वही है, अगर कोई अल्कोहलिस्ट है, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसका जो इंटेक है उसको लिमिट करे या फिर उसको अवॉइड करे ताकि वो अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सके। ओके, so next comes to nursing diagnosis for myocardial infarction. तो नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट हम क्या बना सकते हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इस्चीमिया एज एविडेंस बाय पेशेंट रिपोर्टिंग ऑफ चेस्ट पेन एंड फेशियल ग्रीमेसिंग। तो
एक्यूट पेन पेशेंट को हो सकती है, मैंने बोला पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं कि जब भी हार्ट अटैक, उसमें क्या है, चेस्ट पेन होना, मेनली एंजाइना पेन होना बहुत कॉमन है। तो द पेन में भी एक्यूट और क्रोनिक रिलेटेड टू टिश्यू इस्कीमिया। कैसे एविडेंस होगा, पेशेंट खुद रिपोर्ट करेगा या तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वी विल सी। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू चेंजेस इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी जिसकी वजह से हार्ट की पंप करने की एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स टू इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द पल्मोनरी एल्वेओलाई। पल्मोनरी एल्वेओलाइज में हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा, प्रॉपर इंटरप्शन होगा बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होने के चांसेस रहते हैं। अगर हमारी एल्वेओलाइज उसमें इन्वॉल्व है तो एल्वेओलाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो एल्वेओलाइज अगर इन्वॉल्व है तो हमारा गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट आने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू imbalanced nutrition, less than body requirement related to inadequate intake, anorexia। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहते हैं अगर वो प्रॉपर्ली इंटेक नहीं कर रहा है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहा है, इनएडिक्वेट इंटेक कर रहा है, या पेशेंट को एनोरेक्सिया हो गया है, तो उससे क्या होगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहेंगे बॉडी में। Then next comes to activity intolerance related to imbalance between myocardial oxygen supply and need। एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा, क्यों होगा, बिकॉज हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी और जितनी हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो नहीं मिलेगी, उसकी वजह से एक्टिविटी जो है इंटॉलरेंस रहते हैं। नेक्स्ट कम्स टू एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड फियर ऑफ डेथ। हार्ट अटैक है तो पेशेंट को ऑब्वियस है एंजाइटी होगी, इट मे बी ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन और ड्यू टू फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट, इसमें इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होने के भी चांसेस रहते हैं बिकॉज हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गया है, इनहिबिट हो गया है या रिडक्शन हो गई है, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन हो जाए। अंडरस्टूड जीएनएम? वर्षा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।